हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम आपको नागरी लिपि के सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अब पहला प्रश्न आपका क्या आता है इसमें। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बतलाया है। तो लेखक ने गुजराती, बंगला, ब्रह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बतलाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृतिक और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण देना है। तो विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत से, ठीक है, विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए थे। उसी प्रकार से आपका चौथा प्रश्न है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी थी। ठीक है, यह थी देखिए ईसा की, ठीक है, 8वीं और 11वीं सदी में, 8वीं से 11वीं सदी के बीच का जो समय था, इस सदियों में नागरी लिपि दूसरे देश में व्याप्त थी। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि भी थी। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि के टाइप, ठीक है, बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार के देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता ही आ गई थी। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न आपका, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त हुए हैं। देखिए उत्तर भारत में, तो देखिए इसका उत्तर समझिए आप। विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुज्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहले नागरी लिपि प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से आपका सातवां नंबर प्रश्न है, गुज्जर प्रतिहार कौन थे। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार कौन थे। तो प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। विद्वानों का विचार है कि गुज्जर ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार ये सब शासक हुए थे। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 8 नंबर, ब्रह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। ठीक है, देखिए गुप्त काल की ब्रह्मी लिपि तथा इसके बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी सी आड़ी लकीरें, ये छोटे से ठोस निकेतन, ठीक है, जिसको बोलते हैं तिकोन। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीर बन जाती है और ये सिरें रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 9 नंबर, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं। लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है। देखिए इसमें उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वान में नागरी लिपि, ठीक है, बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। एक दूसरे के मत के अनुसार देवनागरी लिपि का संज्ञा काशी को ही दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10वां आपका प्रश्न है, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है और इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है। तो समझिए बात, उत्तर को आप। साथ साथ इनके प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म, ठीक है, नागरी की लिपि के साथ साथ लिया। 8वीं और 9वीं सदी से प्रारंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, 8वीं और 9वीं की सदी से ही। इसी काल में आर्य भाषा परिवार के आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि का भी जन्म होता है। ठीक है, ये आदि जन्म ले भी रही थी। उसके बाद देखिए 11 नंबर आपका प्रश्न है, नंदी नागरी किसे कहते हैं, किन प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। तो समझिए बात को। देखिए दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि, ठीक है, नंदी नागरी कोंकण के शिलाहर, मान्यखेत राष्ट्रकूट, उसके बाद देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख देवनागरी लिपि में है। पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही देवनागरी लिपि का नाम दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 12 नंबर, देखिए बोला नागरी लिपि का सारांश बतलाना है आपको। नागरी लिपि का सारांश क्या होता है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। हिंदी, उत्तर में हिंदी, इनकी जो है ना विधि बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भी, जेवारी भी, उसके जेवारी और मराठी लिपि भी नागरी है। संस्कृत और प्राकृतिक पुस्तक भी देवनागरी में ही प्रकाशित होती है। गुजराती महालिपि और भी देवनागरी में ही बहुत भिन्न नहीं है, थोड़ा मतलब अलग नहीं है,
उसके बाद बंगला लिपि भी प्राचीन लिपि नागरी लिपि की बहन ही है। सच तो यह है कि दक्षिण भारत की अनेक लिपियां नागरी लिपि की भांति ही प्राचीन ब्राह्मणों को विकसित करती है। ठीक है, 12वीं सदी इसमें महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह ने भी अपने नाम नागरी में खुदवाए हैं। और अकबर के सिक्कों में भी रामसी शब्द आकत वस्तु ईसा अर्थात 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। नागरी नाम को लेकर तरह तरह के विचार हैं, किंतु इतना सुनिश्चित है कि यह शब्द किसी बड़े नगरों से संबंधित है। काशी को देवनगर कहते हैं, जो कि हो सकता है वहाँ प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा हो। बौद्ध गुप्तों और राजधानी पटना भी देवनगर था, इसके नाम पर यह नामांकन हो सका। जो भी यह मतलब 11वीं सदी विशेषकर यह लिपि नहीं थी। 8वीं यह सार्वदेशिक लिपि थी, जबकि 8वीं सदी में यानी नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं जन्म लेती है, यथा जैसे मराठी, बंगला। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम पूर्व बल्कि पूरे सुदूर यानी दक्षिण से भी मिले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 13 नंबर है। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक क्या कहता है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बतलाया है? देखिए, यह मान्य है कि नागरी लिपि किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहरों से संबंधित है, जिसमें कि उसके बाद पदाडिक्तम नामक एक नाटक से भी जानकारी मिलती है। जबकि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को पटना नगर नाम से भी पुकारते हैं। पाटलिपुत्र से ही पटना को यानी पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना था पहले। जबकि यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली के नगर शैली कहते हैं। अतनगर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगरों से संबंध रखता है। विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह सबसे बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी का नाम भी दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, इसमें देखिए आपका निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी और लेखों के संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करना है। ठीक है, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लिपि में संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं। 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, चोल लिखा गया है। चोल राजाओं के सिक्कों पर जो है ना नगर का प्रमाण भी मिले हैं, जिसमें कि 12वीं सदी के शासकों के सिक्कों पर भी जो है कि वीर केरला जैसे शब्द नागरी लिपि में भी अंकित है और अभी मिल रहा है। दक्षिण से प्राप्त वरन जो है ना वरगुण, उसके बाद पल्लियम ताम्र भी नागरी लिपि में 9वीं सदी की है। जबकि 1000 ईस्वी से आसपास मालाबार नगर में नागरी लिपि का जो है इस्तेमाल होता रहा। तब विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी का भी प्रयोग मिलता है। इसमें 8वीं और 11वीं सदी में भी नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी। जबकि 8वीं सदी में दोहा कोस की तिब्बत से भी हस्तलिपि मिले हैं, वह नागरी लिपि है। जबकि 754 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा दंतिद्रु का दानपत्र भी नागरी लिपि में भी प्राप्त हुआ। जबकि 850 ईस्वी में जॉन गणितज्ञ महावीराचार्य के गणित सरसंग्रह में भी की रचना भी मालती है, जो कि नागरी लिपि में ही है।